हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिया है स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस का, और मैंने एक लिस्ट भी बनवाई थी जो कि कुछ इस तरीके से थी कि हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला टॉपिक साइनोसॉइड सिग्नल। तो साइनोसॉइड जल्दी से देख लेते हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होते हैं, उसमें क्या क्या क्वांटिटी डिफाइन होती है। जो लोग जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इत्मीनान से सुनना, हर छोटी छोटी चीज भी मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि साइनोसॉइडल सिग्नल एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। इस एक्स एक्सिस को हम लोग ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, नॉर्मल टाइम से नहीं। जैसे डीसी वगैरह में क्या हो रहा था, नॉर्मल टी टाइम से हम डिनोट करते थे, बट इस बार क्या रहेगा, ओमेगा टी एक्सिस रहेगा, ठीक है। फंक्शन इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट। एक एक करके हम लोग लिखते भी जाते हैं ओमेगा टी को, चलो बाद में लिख लेंगे। अच्छा, जो वाई एक्सिस है वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है। तो लेट अस सपोज हम लोग अभी वोल्टेज वी ऑफ टी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज वी ऑफ टी को लेके चल रहे हैं। तो जो वोल्टेज वी ऑफ टी है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि वी ऑफ टी इक्वल टू एक पीक वैल्यू होगा वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इसका वी ऑफ टी का जो पूरा फंक्शन का जो नोटेशन है वो वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा। अब इसका जो फंक्शन ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे चलते जाएगा, है ना। तो अभी मैंने 3 लोब बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब यहां पर ये जो चीज है, पहला जो पीक अटेंड कर रहा है ये एक ही उस पर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं चलेगा, ये एक जैसा ही रहेगा, आइडेंटिकल रहेंगे, है ना। नहीं तो ये बड़ा बना दिया छोटा बना दिया, ऐसा नहीं चलता है। ये रहेगा आपका प्लस वी एम, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू प्लस वी एम। और सिमिलरली ये निगेटिव में भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनस वी एम, माइनस वी। ये जो वी एम है, ये वी एम क्या होता है, एक एक करके मैं सारी क्वांटिटी लिखते जाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो वीएम है, वीएम को बोलते हैं हम लोग पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक या फिर पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा क्या है यहां पे, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने अभी तक फ्रीक्वेंसी एफ सुना होगा, अभी ओमेगा भी सुनिए, है ना। फ्रीक्वेंसी, है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सही है। और इसका जो यूनिट है वो रहता है रेडियन पर सेकेंड में। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा टी क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी है, अच्छा वी ऑफ टी देख लेते हैं, शुरू में वी ऑफ टी भी देख लेते हैं। वी ऑफ टी दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट की वैल्यू, दैट इज इंस्टेंटेनियस, है ना। तो किसी भी इंस्टेंट टी पे, किसी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वोल्टेज। अच्छा, यहां V है तो हम क्या बोल सकते हैं, पीक वोल्टेज भी बोल सकते हैं। मैंने वैल्यू के फॉर्म में इसलिए लिख दिया ताकि हो सकता है करंट आ जाए तो वहां पे पीक करंट होगा, वोल्टेज आए तो पीक वोल्टेज हो जाएगा, इस वजह से मैंने जनरलाइज वैल्यू लिख दिया, है ना। तो पीक वोल्टेज या फिर पीक वैल्यू एक ही बात है, एक ही बात है। चलो, ओमेगा हो गया। फिर ओमेगा टी को क्या बोलेंगे हम लोग, ओमेगा टी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो लड़ाई बहस करने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं होता है ना, ऐसा फंक्शन होता है। ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में 11-12 में पढ़ा होगा, बट अभी बहुत डिटेलिंग करने की मुझे जरूरत नहीं है। ओमेगा टी को आप आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इतना ध्यान रखना, इस लेक्चर के बाद आगे कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं भी रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली आप ध्यान रखना एक्सिस आपकी ओमेगा टी रहेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बार बार ये एक्सिस के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। अभी आपको नयापन लग रहा होगा, बट धीरे धीरे सारी चीज आपको सेटल डाउन बहुत ही इजी लगने लगेगी। चलो, अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, या एक काम करते हैं पीक टू पीक वोल्टेज की भी बात कर लेते हैं और उसके पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन होता है, ऑलरेडी सबको पता है कि अपना जो भी वेवफॉर्म का जो नेचर है वापस जहां से वापस रिपीट कर ले, अपने ही नेचर को वापस रिपीट करने लगे, वहां तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सपोज करिए ये हमारा क्या है, पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई,
ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना। तो इसका मतलब है कि देखिए एक जैसे जैसे यहां से जैसा पैटर्न दिख रहा है वापस कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस 2 पाई से वापस सेम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां से लगा के ये कैपिटल टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कहां तक, यहां तक। तो इसका मतलब है कैपिटल टी जो है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, दैट इज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं ओमेगा, ओमेगा को भी थोड़ा सा अगर खोल के देखें तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है, 2πf ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाता है 2πf, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको काफी ध्यान रखना है। देखिए आगे चल के जब मैं जनरेटर वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर भी बहुत हेल्पफुल होते। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए एक मेरे पास जनरेटिंग प्लांट है, सपोज करिए मेरे पास एक जनरेटिंग प्लांट है, जनरेटर। अच्छा जनरेटर का बेसिक आइडिया तो होता होगा ना कि जनरेटर में होता क्या है, सिंपल आइडिया है ना, बहुत डिटेलिंग वर्जन नहीं पूछ रहा हूं मैं। इस साइड टरबाइन लगता है ना, स्वदेश तो सबने देखी होगी, टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज करिए इधर टरबाइन है, ये लगा है टरबाइन, टरबाइन, टरबाइन की ब्लेड घूमेगी और इसके प्राइम मूवर को, जनरेटर के प्राइम मूवर को घुमाएगा। और लेटेस्ट सपोज जनरेटर का प्राइम मूवर घुमा किसी ns स्पीड पे, और ये ns स्पीड काय में होती है, rpm में होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट rpm में होती है। तो टरबाइन की जो ब्लेड है वो क्या करेगी, टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर के प्राइम मूवर को घुमाएगा और इसकी जो स्पीड रहेगी उसको ns से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग rpm में मेजर करते हैं। बट हमें इस साइड तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इस साइड तो हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इधर तो कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं, इधर तो हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हर्ट्ज में है, काय में है, f हर्ट्ज में। तो इसका मतलब इधर आरपीएम और इधर हर्ट्ज, इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ रिलेशन होगा, है ना। तो वो रिलेशन क्या होता है, ns इक्वल टू 120f/p, और p क्या है, नंबर ऑफ पोल। इस जनरेटर में कितने नंबर ऑफ पोल है, वो क्या पोल होते हैं वो सब मशीन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आपका काफी काम का होता है। इस रिलेशन में हमने एक मैकेनिकल मोमेंट को, इधर मैकेनिकल एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो हमारा आरपीएम जो था वो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। देखिए फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज क्या है, साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल आप चला रहे हो, साइकिल का चक्का घूम रहा है, तो कितने चक्कर लगा रहे हैं एक सेकेंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका नेचर भी क्या है, साइनोसॉइडल नेचर है, साइनोसॉइडल नेचर है ना, साइनोसॉइडल नेचर है, साइनोसॉइडल। बहुत स्पीड से ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रही है इसके अंदर एक साइनोसॉइडल नेचर है, जिसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डिफाइन है, 50 हर्ट्ज, जो कि हम लोग लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टाइम पीरियड कितना रहेगा, 1/f। आप 1/50 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक वेवफॉर्म वापस कितनी देर बाद रिपीट कर रही है, उसका एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा, एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, आपके घरों में जो वायर लगे हुए हैं उसके अंदर ये वाला सिग्नल रोटेट कर रहा है। कई बार क्या होता है, एक बार मैं इलाहाबाद में क्लास ले रहा था, तो वहां पर क्या हुआ, ऑफलाइन क्लास में इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही थी, तो जनरेटर सेट लगा हुआ था। अब जनरेटर सेट का खासियत ये होता है कि आप सारे लोड बंद कर दो, फिर स्टार्ट करो, फिर लोड चालू करो, तो अच्छे से काम करता है ना। नहीं तो क्या है कि वो रिदम नहीं बना पाता, मतलब लोड बियर नहीं कर पाता अचानक से, क्योंकि उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है ना। तो इसीलिए जनरेटर को हम लोग नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहां पे मैं क्लास में पढ़ा रहा और लकीली इलेक्ट्रिकल मशीन ही पढ़ा रहा था। तो वहां की जो लाइटें थी, जैसे ही लाइट इलेक्ट्रिसिटी गई वो जनरेटर ऑपरेट करने लगा, तो बल्ब ऐसे ऐसे ग्लो करने लगा धीरे धीरे, जितने भी बल्ब, ट्यूबलाइट और ये सब चीजें लगी हुई थी वो धीरे धीरे ग्लो करने लगा। इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, अप्रोप्रिएट वहां पे लोड नहीं अचानक से कैचअप कर पा रहा था। इस वजह से वहां के जो साइकिल्स थे वो हमें बल्ब के रूप में देखने को मिले। आप अपनी लेबोरेटरी में देखिएगा, लेबोरेटरी में जो लोड लगाते हैं, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जहां के बल्ब के ग्लो कम ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन चेंज करोगे तो आपके जो लाइट की जो ग्लोनेस है वो भी कम ज्यादा होती जाएगी। तो ये कांस्टेंट किस पे रहेगी, ये कांस्टेंट हमारी ये है कि 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट बनी रहेगी। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं,
अब दो लाइट को ऑब्जर्व करना, एक आपके घर में ही ऑब्जर्व करना, एक बल्ब लेके आना, इंकेडेंस जो लैंप होता है ना, बल्ब जो पीला कलर का दिखता है, और एक CFL या LED लेके आना। तो आप देखोगे तो LED को तो वैसे आंखों से, नेकेड आंख से देखना बड़ा डेंजरस होता है, आपकी आंखों पे काफी लोड पड़ता है। उस येलो लाइट को देखोगे तो उसके अंदर हल्का 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 ग्लोनेस जो होगा ना, वो कम ज्यादा बहुत ध्यान से देखोगे तो कम ज्यादा होता रहेगा, बट आपको LED या फिर CFL में ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। और जब भी वोल्टेज कम होता है ना, वोल्टेज कम होता है तो CFL, कम वोल्टेज पे भी कई बार CFL वगैरह ऑपरेट कर जाती है, बट बल्ब में बड़ी आसानी से, थोड़ा भी वोल्टेज का वेरिएशन हुआ तो बल्ब के अंदर बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। तो बल्ब की लाइट बहुत जल्दी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को पकड़ती है ना। तो इसी वजह से लेबोरेटरी में CFL और LED नहीं लगाते, बल्ब लगाते हैं, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल मशीन के लैब में डार्क लैंप मेथड और ब्राइट लैंप मेथड, दो मशीन्स को पैरेलल कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पर आप लैब में करोगे। बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जो आपके बल्ब बेस्ड होते हैं। ठीक है, मजा आया होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने यहाँ पे साइनोसॉइडल से रिलेटेड। और क्या चीज है, अच्छा यहाँ पे पीक टू पीक अगर मैं वोल्टेज बोलूं कि इस पीक से लगा के इस पीक, दोनों पीक के बीच का वोल्टेज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये Vm इधर का और ये इधर का Vm। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा, 2Vm है ना, एक Vm। तो पीक टू पीक वोल्टेज अगर मैं बात करूं, पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा, 2Vm। ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, मशीन पावर सिस्टम जब आप मेरे से पढ़ोगे या पढ़ भी रहे होंगे, जिस सेंटर एप्लीकेशन पर ऑलरेडी डला हुआ है, तब ये सारी चीजें बहुत बार मैं बताऊंगा। पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट में भी ये सारी चीजें बताऊंगा, साइकिल वाला जो एग्जांपल दिया वो भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक साइनोसॉइडल जो सिग्नल था उसकी सारी चीजें बता दी। अच्छा, पाई के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं कि पाई की दो वैल्यू होती है ना, पाई की क्या होती है, दो वैल्यू होती है। पाई की दो वैल्यू होती है, कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक तो 3.14 और एक होती है हमारी 180 डिग्री। तो ये दोनों ही वैल्यू सही है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी वैल्यू लेना है। जब आपसे रेडियन में आंसर पूछे तब हमें क्या लेना है, ये वैल्यू लेना है 3.14, और जब डिग्री में पूछे हमसे आंसर तो हमें 180 डिग्री लेना है। तो ये डिग्री की वैल्यू और ये रेडियन के फॉर्म की वैल्यू। तो ये पाई खासा ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू कब चूज करना है, ऑलरेडी बाकी सब चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करूं कि टाइम पीरियड यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिग्नल में कितना है, तो हम ये बोलेंगे 2π इज द टाइम पीरियड, 2π इज द टाइम पीरियड। ठीक है, मजा आया। तो सारी चीजें लगभग मैंने बता दी कि स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल सिग्नल की, ये सारी बेसिक क्वांटिटी लिखे रहने दीजिएगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। सपोज करिए एक और साइनोसॉइडल सिग्नल ला दे हम, और उन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो क्या होगा। तो अब उसकी बात करेंगे हम लोग लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कि अगर दो सिग्नल, एक से ज्यादा मतलब कि दो साइनोसॉइडल सिग्नल है तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। अगर एक सिग्नल आगे है तो उसको कैसे बोलेंगे, एक सिग्नल, दूसरा सिग्नल पीछे है तो उसको कैसे बोलेंगे, और दोनों बराबर है तो उसको कैसे बोलेंगे। टेक्निकल भाषा में दो सिग्नल को कैसे कंपेयर करेंगे वो अगले डिस्कशन में हम लोग देखते हैं।